जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आजकल पढ़ाई तो जारी ही होगी बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। और आपके एग्जाम के दृष्टि को, आपके एग्जाम को देखते हुए हमने लगातार कई वीडियोज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं गद्य से संबंधित। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने पद्य को तो आपको पढ़ा दिया है, पर गद्य को हम नहीं पढ़ा पाए थे समय के अभाव में। तो इसलिए बच्चों हम निरंतर आपको 2 4 5 लेक्चर तक, 5 चैप्टर तक आपको हम लगभग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको पढ़ के आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रेम, आपका पहला जो लेक्चर था बात प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित, उसको हमने आपको नेक्स्ट पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। और आइए बच्चों, अब इस क्लास में हम प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में ये देख लेते हैं बच्चों, जो कि हमको नंबर दिलाने वाला है। इसके बारे में पूरा फोकस करते हैं। पिछले क्लासेस में भी हमने आपको हर क्लासेस में लगभग आपको फोकस करवाते हैं, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाने वाला है बच्चों। ये तो देख रहे हैं ना फ्लो चार्ट, इस पे फोकस कीजिए। पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी है कि आपको लिखना कैसे है, तो आप उसको देखिएगा। प्लेलिस्ट आपके प्लेलिस्ट में वीडियो रहेगा, आप प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। गद्य और पद दोनों संबंधित बच्चों एक ही प्लेलिस्ट में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको वीडियो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको लिखना क्या है, जिससे आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाए। तो देखिए बच्चों, ये फ्लो चार्ट जो है ना, इस पर आप फोकस कीजिए, इसी को खूब आप रट लीजिए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फैक्टेज हैं और बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। बार बार ऐसे कॉपी में लिख लीजिए और फटाफट। अगर समय का अभाव है, आपका एग्जाम 8-10 दिन के अंदर होने वाला है, तो एक काम कीजिए कि आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी को बार बार पढ़ते रहिए। और हो सके तो ये फ्लो चार्ट तो बहुत बड़ा है नहीं, 5 मिनट का काम है, फटाफट लिख लीजिए, और जिससे आपको दोहराने में आसानी होगी। क्योंकि हाथ में आपके मोबाइल हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन कॉपी तो आपके हाथ में हमेशा ही रहेगी। तो आइए बच्चों, अब हम आपको समझाना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इनका जो जन्म स्थान है ना, प्रेमचंद जी का, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लमही वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में एक लमही नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1880 में हुआ था। 1850 में भारतेंद्र जी का जन्म हुआ। आपको याद दिला रहे हैं बच्चों, आपके चैप्टर में है, हमने इसको पढ़ाया भी है। प्रेम माधुरी जो है नहीं, उसमें पद्य में हमने पढ़ाया। तो 1850 में भारतेंद्र जी का जन्म, 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का जन्म। अब देखिए 1880 में आपके प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है। और मृत्यु बच्चों 1936 में हुआ है इनका मृत्यु। याद कीजिएगा, 1880 1936, ये आपको याद हो। प्रेमचंद 80, प्रेमचंद 80 1880, और मृत्यु 1880 1936 रखते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि 1880 में जन्म और 1936 में मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी बच्चों? तो वाराणसी में लमही नामक ग्राम में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। अब इनके माता पिता को देख लेते हैं बच्चों। पिता का नाम इनके अजायब राय था। क्या? अजायब राय। और माता इनकी आनंदी देवी। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय, और प्रेमचंद इनका स्वयं का नाम। और इनकी प्रमुख कृतियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ज्यादातर बच्चे जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे तो इनको पता होगा। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी मुख्य कृतियां हैं बच्चों। और बहुत सारे इन्होंने निबंध, नाटक, कहानी लिखे हैं, पर ये मतलब प्रसिद्ध है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। गोदान हो गया, गबन, सेवा सदन, और क्या कहते हैं, कर्मभूमि, रंगभूमि। अब इसको रट लेंगे बच्चों तो आपके एग्जाम में मुश्किल से 2 ही बचे आएगा कि 2 कृतियों का नाम लिखिए। प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखिए या उनके 2 कृतियों का नाम लिखिए। वो लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा बच्चों। अब देखिए ये किस युग के थे? तो ये शुक्ल युग के थे बच्चों। किस युग के थे? शुक्ल युग के थे। और उसके बाद देखिए बच्चों, ये बचपन का इनका नाम धनपत राय था। एक बात ये भी याद रखिएगा। अब जीवन परिचय में पहले तो ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से बना दीजिएगा। अब उसके नीचे जो है बच्चों, इसी के नीचे आप इसी सब बातों को अच्छे से ऐसे लिखते चले जाइएगा। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म स्थान 1880 और 36 में, 1936 में। इनके पिता का नाम अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी प्रमुख कृतियां ये ऐसे करके आप लिखते चले जाइएगा। और बचपन का नाम धनपत राय था। अब बच्चों, इनका साहित्य में जो स्थान था, ये एक श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार, उपन्यास के सम्राट के रूप में चर्चित हैं।
किसमें मेन प्रसिद्धि किसमें मिला है इनको? कहानी और उपन्यास में। ये बात याद रखे ना बच्चों। आइए हम अब इनके बारे में विशेष विस्तार से समझ लेते हैं ताकि इनके बारे में हम समझ सके। देखिए बच्चों, जीवन परिचय पर चलते हैं फटाफट। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म। उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, ये भी आपको 1 नंबर से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहेंगे प्रेमचंद। आप जब पढ़े रहेंगे ध्यान से बच्चों तो आपके दिमाग में रहेगा, और ऐसे ऐसे एक एक करके कई नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदे देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। ठीक। और प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, ये देखिए, और घरेलू नाम नवाब था। इनके पिता पेशे से डाक मुंशी थे। 7 साल की अवस्था में माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाता है बच्चों। घर में यूं ही बहुत निर्धनता थी। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके सिर पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, और रोटी कमाने की चिंता बहुत जल्दी इनके सिर पर आ पड़ी। उसके बाद में देखिए बच्चों आगे, ट्यूशन करके इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ट्यूशन पढ़ाकर इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया, जो इनके अनुरूप नहीं था। अतः सन 1907 ईस्वी में शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह किया गया। फिर स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने एफए और बीए किया। उसके बाद में स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते, ये बच्चों अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, सुनने पर फोकस कीजिएगा। बस अब आप पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, स्कूल मास्टरी की नौकरी करते हुए इन्होंने एफए और बीए पास किया। स्कूल मास्टरी के रास्ते पर चलते चलते 1921 में वो गोरखपुर में स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर भी बन गए। देखिए बच्चों की इनकी योग्यता। बचपन में बहुत गरीबी थी, लेकिन ये ट्यूशन पढ़ा के आगे पढ़े थे। जब गांधी जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे का बिगुल बजाया तो सुनकर प्रेमचंद ने भी तुरंत त्याग पत्र दे दिया। उनके पास कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन, उसके बाद जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तब कानपुर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन, चूंकि ये शिक्षक तो बचपन से ही पढ़ा रहे थे, छोटे से उम्र से, तो अध्यापन कार्य करना प्रारंभ किया। फिर काशी विद्यापीठ में प्रधान अध्यापक नियुक्त हो गए। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हुए काशी में प्रेस खोला। 1934-35 में आपने 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में नौकरी कर ली। फिर जलोदर रोग के कारण 8 अक्टूबर 1936 को इनकी काशी में स्थित इनके गांव में ही इनका देहांत हो जाता है बच्चों। तो अब आइए इनका साहित्यिक परिचय समझ लेते हैं। साहित्यिक परिचय में देखिए क्या है इनको। प्रेमचंद जी में साहित्य सृजन की जन्मजात प्रतिभा विद्यमान थी। एक एक लाइन आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आरंभ में इनको नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां उपन्यास लिखा करते थे। किस नाम से? नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियां लिखा करते थे, क्योंकि घर में इनको नवाब कहा जाता था। इनकी सोजे वतन नामक क्रांतिकारी रचना में ने स्वाधीनता संग्राम में ऐसी हलचल मचाई कि अंग्रेज सरकार ने इनकी यह कृति को जब्त कर लिया। किसे? सोजे वतन को। ये सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या किया? जब्त कर लिया, अर्थात प्रकाशन नहीं होने दिया, जनता तक नहीं पहुंचने दिया। फिर बाद में प्रेमचंद नाम रखकर हिंदी साहित्य की साधना की ओर लगभग 1 दर्जन उपन्यास, ना बच्चा, 1 दर्जन उपन्यास, 300 कहानियां लिखी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन किया। अब आपसे पूछ लेगा कि, और ये देखिए हंस, माधुरी, मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप बताएंगे प्रेमचंद जी हैं। फिर आगे, जनता की बात जनता की भाषा में कहकर तथा अपने कथा साहित्य के माध्यम से तत्कालीन निम्न एवं मध्यम वर्ग का सच्चा चित्र प्रस्तुत करके प्रेमचंद जी भारतीयों के हृदय में समा गए और सच्चे अर्थों में कलम का सिपाही, ये देखिए कलम का सिपाही
और जनता के दुख दर्द के गायक इस महान कथाकार को भारतीय साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। हमने अभी कहा कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता, तो आप बताएंगे। हंस पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, माधुरी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो प्रेमचंद ने किया। हमने आपको हंस पत्रिका का संपादन बताया। गद्य आप पढ़िएगा बच्चों, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर दिए हुए हैं। इसमें 10 नंबर आता है, जो गद्य का होता नहीं है, गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का, इसमें से 10 नंबर के आएंगे दोनों। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने पहले थ्योरी अच्छे से समझाया है, उसके बाद अभी प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं बच्चों उसमें भी, और हम निरंतर आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे। आप इस लेक्चर से, इस वीडियो से हमारा जो हिंदी क्लासेस, लक्ष्य हिंदी क्लासेस चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने एग्जाम तक जुड़े रहिए इत्मीनान से। हिंदी की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस निरंतर पढ़ते रहिए। आपकी जो हिंदी की चिंता है बच्चों, ये मेरा हो गया। आप बेफिक्र होकर सिर्फ पढ़ते रहिए मुझ पर विश्वास करते हुए। आपके एग्जाम तक, फाइनल एग्जाम तक, चूंकि अभी हमने शुरुआत ही किया था बच्चों, तो इसलिए हमने आपको जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसका पूरा मैटर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन नेक्स्ट आप फाइनल टर्म में पूरा का पूरा सिलेबस हमसे पाएंगे और उसी को निरंतर पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइएगा। रोजाना पढ़िएगा, बस बात इतनी सी है कि आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, ऊब के मत पढ़िए। अब देखिए, चूंकि आपका एग्जाम टाइम है, अब इस समय आपके सर पे प्रेशर बहुत होगा। क्यों? क्योंकि पिछला जो भी होगा, कोई भी कारण रहा होगा, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, ये क्या मैटर था, आपने नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान दिया, तो कितना बड़ा बोझ हो गया, प्रेशर हो गया। अब यही आप निरंतर अगले परीक्षा के लिए रोजाना पढ़ते जाएंगे बच्चों, तो देखिएगा आप एग्जाम में बहुत ही विश्वास के साथ बैठेंगे। और जब बच्चों विश्वास के साथ बैठेंगे ना, तो 2-4 नंबर अच्छा ही और अच्छा करके आएंगे। गलत वाला क्वेश्चन भी सही होने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर विश्वास रहेगा कि हमने पढ़ा है और हम लिख आएंगे। मैम ने हमको हर एक चीज पढ़ा दिया है, हमको कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब इनके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चूंकि इसको आपको बहुत सारा लिखना नहीं है, अब आप कितना याद करेंगे इतने कम समय में, थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। सुने रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग, बच्चों का दिमाग खुद तेज होता है, थोड़े से में ही कैप्चर कर लेते हैं। तो जब सुने रहेंगे तो आप लिख लेंगे। अब देखिए, उपन्यास है, अब इतना सारा उपन्यास है, अब इसमें पढ़ लेंगे 2-3 से 4 बार, तो 1-2 तो आपको याद ही रहेगा। जैसे कर्मभूमि हो गया, कायाकल्प हो गया, निर्मला प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, और ये देखिए गबन गोदान, मंगलसूत्र, जो कि आपके फ्लोचार्ट में ही है। बस फ्लोचार्ट में जो दिया है उतना ही आप बार बार पढ़ लीजिएगा, हो गया। अब इसमें अलग अलग से डिवाइड किया गया है बच्चों की। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो और बेस्ट रहता है कि अलग, जैसे उपन्यास में ये हो गया, नाटक में इनका करबला है, प्रेम की वेदी है, संग्राम है, रूठी रानी है, ये नाटक है। और हमने बच्चों गद्य में आपको डिटेल समझाया कि उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, जीवन चरित्र किसे कहते हैं, आत्मकथा किसे कहते हैं, निबंध किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, लघु कथा किसे कहते हैं। A to Z हमने डिटेल थ्योरी में समझा दिया है, और आप निरंतर उसी को पढ़ते जाइए बच्चों, और फिर आगे हम उससे संबंधित क्वेश्चन कराते रहेंगे। प्रयास करेंगे आपके एग्जाम तक पूरा मैटर आपको दे दें। आपका एग्जाम हो सकता है 8-10 दिन के अंदर हो, तो हम पूरा मैटर देने का प्रयास करेंगे बच्चों। देखिए, अब जीवन चरित्र में आप कलम, तलवार और त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख दासी और रामचर्चा। अब ये जीवन चरित्र है। जीवन चरित्र अर्थात बच्चों ये जो लिखा है इसमें कलम, तलवार, त्याग, दुर्गादास, महात्मा शेख, वादी, रामचर्चा, ये किसी और के जीवन को इन्होंने लिखा है। ठीक है बच्चों, इसीलिए जीवन परिचय कहा गया। अब निबंध संग्रह, कुछ विचार, निबंध संग्रह में इन्होंने लिखा कुछ विचार, संग्रह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये संग्रह है, निबंध नहीं है। निबंध का संग्रह अर्थात इस कुछ विचार शीर्षक में, निबंध संग्रह में बहुत सारे निबंध इसमें हैं। आया समझ में बात? कुछ विचार निबंध संग्रह में बहुत सारे निबंध, छोटे छोटे जितने सारे निबंध इसी में हैं। संपादित, अब किससे, गल्प रत्न और गल्प समुच्चय ये संपादित है। और अनुदित, अब अनुदित हमने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि जो किसी और भाषा में किसी और द्वारा लिखा गया कोई पुस्तक, उसको अपनी भाषा में अपने द्वारा लिखे गए को अनुदित कहते हैं, अर्थात अनुवाद कहते हैं, अर्थात ट्रांसलेशन कहते हैं इंग्लिश में। अहंकार को इन्होंने अनुदित किया है। सदा सुख, आजाद कथा, चांदी की डिबिया, टॉल्स टाई की कहानियां, सृष्टि का आरंभ बच्चों। अब कहानी संग्रह में आ जाते हैं सप्त सुरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम 25, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी। देखिए
प्रेमचंद जी ने प्रेम प्रेम लगा दिया है कई जगह पर, इसे भी आप पकड़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। समर यात्रा, मानसरोवर, कफन, ये सब इन्होंने लिखा है, 1936 में लिखा है बच्चों कफन को। तो अब आइए इसको आगे बढ़ते हैं। कहानियां, नमक्कद। अब कहानियों में देखिए बच्चों क्या क्या है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जरा सा हो जाएगा बड़ा। ये देखिए कहानियों में देखिए बच्चों, ये देखिए नमक का दरोगा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, बड़े घर की बेटी, परीक्षा, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूं, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी आप बच्चों ये जो कहानियां है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सब मिल जाएगा। बूढ़ी काकी आप देखेंगे बड़ा सुंदर दर्शाया गया, उसमें देख लीजिएगा, आपके दिमाग में भूलेगा नहीं कभी। अलगे ओझा, पूस की रात, सदगति, कफन, दो बैलों की कथा, गुल्ली डंडा, ईदगाह, ये सब बच्चों है। अब देखिए संपादन, जागरण, हंस और मर्यादा माधुरी, हमने आपको भी बताया किन किन ये सब पत्रिकाएं हैं बच्चों। अब इनके भाषा शैली की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि भाषा शैली इनकी कैसी है। देखिए बच्चों भाषा शैली, प्रेमचंद जी की भाषा दो रूप है। भाषा के क्या है, दो रूप है। एक रूप तो है संस्कृत के तत्सम शब्द। तत्सम किसे कहते हैं बच्चों, जो संस्कृत के सीधे सीधे शब्द ले लिए जाते हैं, अपने हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। और जो उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया जाता है उसी को तद्भव कहते हैं। अवधि में लिखा तो उसी को तद्भव कहते हैं। तो तत्सम शब्दों की प्रधानता है। और दूसरा वो रूप है जिसमें उर्दू, संस्कृत, हिंदी व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये भाषा अधिक सजीव, व्यवहारिक और प्रवाहमयी है। फिर बच्चों इसमें देखिए इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार, प्रभावशाली, ये लगभग सभी में होता है बच्चों। जहां भी आप भाषा शैली लिखिएगा ना ऐसे लिख दीजिएगा, सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, शुद्ध, खड़ी बोली, इस तरह से लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। ब्रज भाषा, कविता में है तो ब्रज भाषा ज्यादातर रहता है। अब आगे देखिए बच्चों, प्रेमचंद विषय एवं भावों के अनुरूप शैली को परिवर्तित करने में दक्ष थे, अर्थात बहुत ही गुणी थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख रूप से 5 शैलियों का प्रयोग किया। एक तो वर्णनात्मक वर्णन किए हैं इन्होंने, दूसरा विवेचनात्मक विवेचन किया है, मनोवैज्ञानिक था, और फिर हास्य व्यंग प्रधान भी लिखे और भावात्मक शैली भी इन्होंने लिखा है। अब देखिए बच्चों जो आपके पाठ में दिया है मंत्र, कहानी। मंत्र क्या है, कहानी है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मंत्र किस प्रकार की विधा है, तो आप कहेंगे कहानी। सन 1928 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई मंत्र प्रेमचंद की एक मर्म स्पर्शी कहानी है, जो उच्च एवं निम्न स्थिति के भेदभाव पर आधारित, जिसमें लेखक ने विरोधी घटनाओं, परिस्थितियों और भावनाओं का चित्रण करके कर्तव्य बोध का मार्ग दिखाया। पाठक मंत्र मुग्ध होकर पूरी कहानी को पढ़ जाता है। क्या, पूरी कहानी को पाठक मंत्र मुग्ध होकर पढ़ जाता है। ये तो बच्चों था आपके प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए बच्चों ये फ्लो चार्ट पर भी आप फोकस कीजिएगा। जो हमने कहा है उसको तो आप सुनते रहिएगा, लेकिन ये फ्लो चार्ट आप यहाँ पर ऐसे, जैसे कॉपी है ना आपका, तो यहाँ पर आप बढ़िया बना दिए। अब यहीं से जीवन परिचय लिखते हुए ऐसे ऐसे आप जो यही चीज को विस्तार से लिख लीजिएगा। प्लस आप इसमें जो लेक्चर में सुने रहेंगे कुछ तो आपके दिमाग में जरूर बैठा रहेगा, उसको लिख लीजिएगा बच्चों। अब आइए बच्चों आपको गद्य से संबंधित, देखिए बच्चों आप समय के अभाव के कारण हम आपके पाठ को विस्तार से पढ़ा के समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम सोच रहे हैं आपके एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर सके, जिससे आप एग्जाम में कुछ ठीक, जैसे इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा तो चिंता की बात नहीं है, आप बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन इतना तो कर आएंगे कि अच्छे नंबर से, ठीक ठाक नंबर से पास हो जाएं। ये इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए बच्चों हमने क्या किया है कि हम आपको ये जो गद्य का आपका गद्यांश है उससे संबंधित जो हमको लग रहा है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, वो हमको आपको पढ़ा दे रहे हैं। एक बात बच्चों, और दूसरी बात बाय द वे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही सेम टू सेम नहीं आएगा, तो आपको सिस्टम पता रहेगा, तरीका पता रहेगा कि कैसे क्या लिखना है। तो जब आप ये गद्य पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ ही पाएंगे, और इसके संदर्भ को तो आप ही लिख ही लेंगे कि ये किस किताब से है, गद्य खंड से है, किस लेखक का है। पाठ तो आप पढ़े ही होंगे अपनी किताब से, बस ये आप तैयार कर लीजिएगा। बस ये है कि आप निरंतर लगातार लग जाइए बच्चों, आपका तैयार हो जाएगा। विश्वास करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, बस लगातार वीडियो को देखिए और लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, बस हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना बच्चों बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी वो सीखते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं। इसलिए
आपका भी तैयार हो जाएगा, चिंता ना करें। बस आप अब देखिए ये गद्यांश पे फोकस कीजिए कि किस प्रकार से गद्यांश आपके एग्जाम में बनेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख, थोड़ा सा आपको बड़ा करके देते हैं बच्चों ताकि पढ़ने में आसानी रहे। देखिए, अरे मूर्ख, क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका है, जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सहारा देखा, मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लो, और पुष्प से रंजित हो उठा। मन में वो स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वो हो गया। इसको पढ़ने से बच्चों थोड़ा बहुत कुछ आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर अवधारणा बनेगी पढ़ने की, और 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसके अर्थों को हम लोग देख लेते हैं। अर्थ देखेंगे ना तो व्याख्या समझ में आएगी। देखिए, सेहरा का अर्थ होता है बच्चों विवाह के अवसर पर दूल्हे द्वारा, ये देखिए यहाँ पर सेहरा लिखा नहीं है, दूल्हे द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला मुकुट। कामतरु, देखिए आपके गद्यांश में लिखा, ये देखिए कामतरु, इच्छा रूपी वृक्ष। पल्लव, यहाँ पर देखिए पल्लव भी लिखा हुआ, पत्ते। रंजित, ये देखिए रंगा हुआ, प्रसन्न, रंगा हुआ प्रसन्न। स्वर्ण स्वप्न, क्या स्वर्ण स्वप्न, सुनहरे स्वप्न, स्वर्ण स्वप्न सुनहरे स्वप्न। नृत्यमयी, नाचती हुई, नृत्यमयी ये देखिए नाचती हुई। फिर उसके बाद में तारिका, ये देखिए तारिका मंडित सितारों से जड़ा हुआ। आमोद आनंद, प्रसन्न प्रसन्नता, खुशी, जलमग्न जल में डूबी हुई। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम इसके व्याख्या को समझ लेते हैं। अब देखिए व्याख्या से संबंधित क्वेश्चन पूरे का व्याख्या नहीं लिखना रहेगा, आपको यही लिखना रहेगा। देखिए ये अंडरलाइन है रेखांकित, इसी को आपको व्याख्या में लिखना रहेगा, लेकिन हम आपको पूरा व्याख्या समझाते हुए चल रहे हैं ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठी रहें, भूले ना। देखिए बच्चों, एक मिनट, व्याख्या में क्या है बच्चों, लेखक कहता है कि डॉक्टर चड्ढा के मित्रों ने झाड़ फूक करने को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, तू उल्टा बोल रहा है। जो कुछ होना था हो चुका, जबकि सच तो यह है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अभी तो उसके माता पिता को उसके सिर पर सेहरा देखना था, अर्थात वो अभी अविवाहित है। कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी की इच्छाओं के वृक्ष पर फूल नहीं खिल पाए हैं, अर्थात उसकी समस्त इच्छाएं जो हैं पूरी होने से पहले ही क्या हुई, खत्म हो गई। उसके मन के वो सारे सुनहरे सपने जिनसे उसके जीवन में आनंद था, सब अधूरे रह गए। जब वो जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी थी, तो क्या उसकी नाव डूब नहीं गई, अर्थात सारी खुशियां पल भर में ही समाप्त हो गई हैं। यह एक ऐसी अनहोनी हो गई जो नहीं होनी थी पर हो गई। अब देखिए बच्चों, ये उस समय का बात है जब डॉक्टर के बेटे को क्या सांप काट लेता है। ये बहुत अच्छी ही कहानी है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब हम नेक्स्ट ईयर से पूरे डिटेल आपको समझाते हुए फिर इस तरह से पढ़ाएंगे, प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्न उत्तर कैसे बनेंगे। देखिए अब आपने चीजें समझ लिया है। अब देखिए 1-2 नंबर तो आपका रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये गद्य का है तो गद्य खंड से होगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है कि किस लेसन का। अब आप लेसन निरंतर पढ़ते रहेंगे तो जान जाएंगे कि ये आपके सेकंड चैप्टर प्रेमचंद द्वारा रचित बात मंत्र का है। गद्य खंड प्रेमचंद द्वारा रचित क्या कहते हैं, मंत्र शीर्षक से उद्धृत है। फिर अब गद्यांश, देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी हमने ये आपको व्याख्या सुना दिया है, यही करना है। जो कुछ ना होना था हो चुका, और जो कुछ होना था वो कहाँ हुआ, वाक्य को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यही तो है बच्चों, जो कुछ ना होना था वो हो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। उसके जो आनंद, ये देखिए नाचती लहरों नौका विहार, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए
ये सच है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। यहाँ से देखिए तो उल्टा बोल रहा है, जो कुछ होना था वो हो गया। अब ये देखिए यहाँ से आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। क्या कि डॉक्टर चड्ढा के मित्रों ने झाड़ फूक करने वाले को फटकारते हुए कहा कि मूर्ख, तू उल्टा बोल रहा है। जो कुछ होना था हो चुका है, जबकि सच तो ये है कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अभी तो उसके माता पिता उसके सिर पे सेहरा देखना था और वो नहीं देख पाए, यही सब है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। मृणालिनी के कामना तरु को किससे क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है बच्चों कि वो उनकी मंगेतर थी और उन्होंने अपने स्वप्न सजाए हुए थे। क्या वो जगमगाते तारों से सुशोभित जीवन रूपी सागर की नाचती लहरों पर नौका विहार के आनंद में डूबी हुई थी। अर्थात वो अपने विवाह को लेकर काफी प्रसन्न थी कि हमारा विवाह होगा, घूमेंगे टहलेंगे। तो अब क्या हुआ कि अब ये क्या है, खुशियां उनकी पल भर में ही डूब गईं, समाप्त हो गईं, यही है। और नौका जलमग्न हो गई, इस बात की ओर क्या संकेत करता है कि मतलब उनकी सारी जो खुशियां थी बच्चों डूब गईं। ये देखिए नौका जलमग्न हो गई, अर्थात क्या होगी कि सारी खुशियां पल भर में समाप्त हो गईं और जो नहीं होना था हो गया, बस यही है। इसी प्रकार से बच्चे बनेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, जो हमने वहां पर आपको समझाया है, ये आंसर यहाँ पर दिया है बच्चों। ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको और इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। कैलाश की मृत्यु का प्रतीक है नौका जलमग्न, ये देखिए यही आपको लिखना रहेगा बच्चों। देखिए एक बार हम आपको इसको पढ़ के भी सुना देते हैं जिससे आपके दिमाग में बना रहे, क्योंकि सुनने और पढ़ने से दोनों चीजें जब होती है बच्चों तो हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। जो हम देखते हैं और सुनते हैं तो ज्यादा दिमाग में बैठता है। तो देखिए बच्चों पहले के उत्तर हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड, फोकस कीजिएगा बच्चों, संग में संकलित मंत्र कहानी से उद्धृत है। अब इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, बस इतना ही आपको लिखना है, आपको 2 नंबर पक्का हो गया। फिर उसके बाद इस प्रश्न का जो कि रेखांकित है वो ऊपर हमने जो आपको बता दिया। तीसरा बच्चों कैलाश की अवस्था देखकर डॉक्टर चड्ढा का मित्र कहता है कि अभी कैलाश का जीवन पूरा नहीं होना था, जीवन पूरा नहीं होना था, कैलाश को अभी जीवन में बहुत कुछ करना था, सुख भोगने थे, जिसका समय आ रहा था वो नहीं हुआ, वो समाप्त हो गया है। यही शब्द झाड़ फूक करने वाले के अर्थ में भी सही है। वो कहता है कि जो होना था अर्थात डॉक्टर के बेटे को सांप के काटे जाने से मृत्यु होनी थी वो हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर मृणालिनी का कामना तरु से तात्पर्य क्या है कि मृणालिनी की जो इच्छा थी कि वो कैलाश के साथ विवाह करे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे वो समाप्त हो गया। अब नौका जलमग्न होगी, अर्थात बच्चों कैलाश की मृत्यु का प्रतीक है। बस यही है बच्चों। अब इसको आप उतार लीजिएगा कॉपी में और नहीं तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा समय मोबाइल रहता है तो आप स्क्रीनशॉट से काम चला सकते हैं, नहीं तो आपका उतारना हमारे समझ से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखेंगे और उसको बार बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में जाकर आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो अब आइए बच्चों एक और चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं। कोशिश हमारा यही है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें बच्चों। तो पहले हम इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थों को जानेंगे, फिर इसके व्याख्या को पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए बच्चों अब पढ़िए हमारे साथ, आप लोग भी पढ़ना प्रारंभ कीजिए, चुप मत बैठिए, सुनिए मत, मुंह से बोलते भी रहिए, पढ़ते रहिए। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, बुढ़िया से जरा तमाकू दे दे, एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया, जहां 6 बच्चे गए थे वहां एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सोना हो जाएगा, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे, एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। देखिए बच्चों अब यहाँ पर व्यंग्यात्मक बातें हैं, यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा के बारे में जो वो झाड़ फूक वाले थे ना, देखिए कैसे कैसे भाव अपने अपने व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे होता है समाज में भी। देखिए कलेजा ठंडा होने का अर्थ शांति मिलना, आंखें ठंडी होने का अर्थ तृप्ति मिलना, संतुष्टि होने का अर्थ ठंडा होना,
सॉरी बच्चों, तृप्ति का अर्थ होता है मिलना या संतुष्ट होना, और ठंडा होना का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना। वास्ते का अर्थ है के लिए अर्थात कारण, और मिजाज अर्थात बच्चों स्वभाव या व्यवहार, प्रकृति कैसी है। अब देखिए बच्चों, इसके अर्थ को हम लोग समझ लिए हैं, व्याख्या को साथ में पढ़ते चलते हैं। व्याख्या क्या है? भगत कहता है, जो झाड़ फूक करने, भगत कहता है कि अब कलेजे में ठंडक पड़ी अर्थात शांति मिल गई और आंखों को भी तृप्ति मिल गई। देखिए कैसे होते हैं। अब तक तो डॉक्टर के बेटे की मृत्यु भी हो गई होगी। भगत सूचना वाहक को वापस जाने के लिए कहता है कि तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। भगत की यह अभिव्यक्ति इसलिए थी बच्चों क्योंकि डॉक्टर चड्ढा द्वारा इलाज ना करने पर उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। आपने कहानी पढ़ा होगा बच्चों। तो अब जब उनके कारण उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वो कैसा सोचेंगे? वो भी यही सोचेंगे कि चलो अच्छा हुआ, इनके साथ भी वही होना था। आज उसी डॉक्टर चड्ढा के बेटे की मृत्यु चिकित्सा के अभाव में हो रही है। भगत बाहरी खुशी दिखाता हुआ पत्नी से चिलम पीने को तंबाकू मांगता है और भावावेश में कहता है कि बेटे को खोने का दुख क्या होता है, अब पता चलेगा, सारा बड़प्पन निकल जाएगा। डॉक्टर भगत चड्ढा से अपनी तुलना करता हुआ कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं था जो कुछ बिगड़ जाता। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था जो कुछ बिगड़ जाता। जहां 6 बच्चे मरे वहां एक और मर गया तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के पास इतना धन वैभव और उसे भोगने वाला कोई नहीं रहेगा, अर्थात उस धन को तो अब कोई खर्च करने वाला ही नहीं रहेगा, तथा वो अब उस धन का क्या करेगा जिस संतान के लिए डॉक्टर चड्ढा ने लोगों को सता सता कर धन जोड़ा था। अब वो बोझ बन जाएगा तथा उसका जो आंगन भी सोना पड़ जाएगा। भगत अपनी पत्नी से कहता है कि वो एक दिन जरूर उसे देखने जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाएगा और उससे पूछेगा कि अब पता चला कि बेटे की मृत्यु का दुख क्या होता है। भावार्थ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आइए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपके क्वेश्चन है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पता ही है, देखिए यहाँ पर लिखा है गद्यखंड और मंत्र से लिया गया है। प्रेमचंद लेखक हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यांश, रेखांकित अंश की व्याख्या जो हम ऊपर आपको बता चुके हैं। अब तीसरा है बच्चों, भगत ने क्यों कहा कि आज चैन की नींद सोऊंगा? तो जैसे को तैसा, भगत जैसे को तैसा फल मिलता देखकर शांति अनुभव करता है, इसीलिए उसने कहा कि आज उसे चैन की नींद आएगी। आज वो ईश्वर के न्याय को देखकर शांति का अनुभव कर रहा है। फिर आगे चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, भगत के कितने बच्चे को मृत्यु हो गई? तो आपको अभी पढ़ा है 6 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और एक और हो गया तो 7 बच्चे। तो आप यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे, 7 बच्चों की मृत्यु लिखेंगे। भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु का डॉक्टर चड्ढा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए बच्चों, भगत के 6 बच्चे इससे पहले और एक डॉक्टर चड्ढा द्वारा इलाज ना किए जाने पर मर गए, तो आप 7 लिखिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन, भगत के अनुसार पुत्र की मृत्यु के बाद डॉक्टर चड्ढा का आंगन सोना हो जाएगा और दूसरों का गला दबा दबा कर उन्होंने जो कुछ जोड़ा था उसे भोगने वाला अब कोई नहीं रहेगा। अब उसे पता चलेगा कि बेटे की मृत्यु का क्या दुख कैसा होता है, क्या होता है। तो यही बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर थे जो हमने आपके परीक्षा की दृष्टि से अपना पूरा प्रयास किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको आप बार बार वीडियो को देखें और बच्चों आपको लग रहा हो कि मैम हमारे लिए अच्छा प्रयास कर रही हैं, आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो आप अन्य बच्चों को भी शेयर अवश्य करें। ये मेरे लिए आपके द्वारा दिया गया गुरु दक्षिणा होगा। आप अन्य बच्चों को शेयर करें, प्लस ये जो चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब करें, लक्ष्य हिंदी क्लासेस को, और इसे लाइक भी करें बच्चों। तो इन वाक्यों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 3। जय हिंद बच्चों।